Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 10th. Students, we have completed our chapter number 14, current electricity. Now we will get to the exercise. First of all, exercise में आपके MCQs हैं. तो I want you guys to open your books, page number 114 and 115. MCQs की statements you will see from the book और answers और उनके reasons जो हैं वो I will tell you here. तो अपनी बुक्स ओपन कर लें और सबसे पहले MCQ रीड करें वहाँ से. क्या कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है इज़ ड्यू टू, किस वजह से फ्लो करते हैं. आपके पास 4 ऑप्शन है नीचे. तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है. क्यों ठीक है? क्योंकि आपको पता है कंडक्टर्स जो है मोस्टली हमारे पास मेटल्स ही हैं और मेटल्स की सरफेस पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनिशियली ऐसे ही रैंडम मोशन में होते हैं. उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई करंट फ्लो नहीं होता बेसिकली. बट जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस उस कंडक्टर के अक्रॉस, तो उससे ये होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे वो अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. तो तब हम कहते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है ये कंडक्टर. ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर, मोस्टली हमारे पास कंडक्टर जो है मेटल नहीं है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है. ठीक है, तो पहले MCQ का आंसर हो गया डी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे MCQ का देखें, कहते हैं व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ohms रजिस्टर. दूसरे MCQ का रीज़न है एक 6 ohms का रेजिस्टेंस है और 3 एम्पेयर करंट उसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है. तो बताएं कितनी वोल्टेज होगी उसके अक्रॉस. व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ohm रजिस्टर व्हेन 3 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. तो आप यहाँ से देखें V इक्वल टू आई आर के मुताबिक, आई की वैल्यू कितनी गिवन है 3 एम्पेयर. यहाँ पे पुट की आर की कितनी वैल्यू गिवन है 6 ohms. ठीक है, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसके अक्रॉस गुजरता हुआ करंट और उसका रेजिस्टेंस जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है. तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस और उसके अक्रॉस गुजरने वाला करंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 वोल्ट्स आंसर आ जाएगा. तो इसका MCQ का आंसर हो गया सी, 18 वोल्ट्स. ठीक है, तीसरा MCQ देखें स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर बल्ब्स आर एडेड. तो आपको स्टूडेंट्स ये बात पता है कि सीरीज में लगे हुए, जो सीरीज में जब कोई भी अप्लायंस लगती है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है. यानी V जो है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, ये 3 लैम्प्स लगे हैं इनमें डिवाइड हो जाएगा, यानी तीनों का मिला के टोटल वोल्टेज के बराबर होने का मतलब ये है कि देखें अगर ये 9 वोल्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, या इसको 10 वोल्ट्स ले लेते हैं. अगर ये 10 वोल्ट्स है तो इन तीनों के अक्रॉस अभी कितना ड्रॉप आ रहा है? अगर ये तीनों इक्वल है तो 3.33, 3.33 और 3.33, तीनों के अक्रॉस 3.33, 3.33, 3.33 पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है. ठीक है, तीनों में डिवाइड हो गया. बट अगर मैं यहाँ पे सीरीज में 2 लैम्प्स और ऐड कर दूँ तो तब क्या होगा? फर्ज करें कि यहाँ पे एक और लैंप ऐड कर दिया और यहाँ पे एक और लैंप ऐड कर दिया. तो अब ये 10 वोल्ट्स ही हैं, तो पहले 3.33 मिल रहे थे, अब सारे सेम लैंप्स हैं तो 2 वोल्ट सब में डिवाइड होगा 5 to the 10, तो पाँचों के पाँचों को 2 वोल्ट्स मिलेंगे. यानी मैंने 2 लैंप्स और ऐड किए तो पोटेंशियल ड्रॉप उनके क्रॉस कम हो गया, डिक्रीज हो गया. इसी तरह अगर मैं 5 लैंप्स और ऐड कर दूँ सीरीज में तो सबको फिर एक वोल्टेज मिलेगी. टोटल 10 होनी चाहिए ना, क्योंकि सीरीज में सब जो है वो ऐड अप होकर इस टोटल वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर होंगे. तो इसका मतलब ये है कि बाय इंक्रीजिंग द अप्लायंसेस इन द सीरीज द पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीजेज अक्रॉस ईच अप्लायंस. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, डिक्रीज हो जाएगा लैंप के अक्रॉस वोल्टेज. इसके बाद फोर्थ MCQs देखें. यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि वाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए हाउस होल्ड अप्लायंसेस को? तो उसका रीज़न कुछ यूँ है कि हम लोगों ने सेम पोटेंशियल ड्रॉप देना होता है एट द सेम टाइम ईच अप्लायंस को. ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक अप्लायंस को ऑफ़ करें तो सारी ऑफ़ हो जाए. यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 अप्लायंसेस लेता हूँ, एक
एक फ़ैन है और एक बल्ब है, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब मैं जब करंट फ्लो करवाऊँगा, मतलब बैटरी से इनको जोड़ा हुआ है वापडा की सप्लाई से, करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से स्विच ओपन कर दूँगा बट यहाँ से स्विच क्लोज रहेगा, तो ये बल्ब आपके पास ऑन ही रहेगा, ठीक है, बट ये फ़ैन ऑन नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बल्ब ऑन हुआ तो साथ ही फ़ैन भी ऑन हुआ है, क्योंकि मैंने भी स्विच सिर्फ इसका ऑन किया, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को सेम टाइम पे पोटेंशियल मिल रहा है, लेकिन ऑन कौन हुआ है, जस्ट बल्ब। अगर मैं इसको भी जोड़ दूंगा, यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा, तो फ़ैन भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एट अ टाइम चल भी रहे हैं और दोनों में से एक एट अ टाइम बंद हो रहा है। क्यों? पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो जहाँ से मैं सर्किट तोड़ूंगा वो चीज़ ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब फ़ैन ऑफ हो गया लेकिन बल्ब ऑन है। अगर मैं बल्ब भी ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ से स्विच जो है वो ऑफ़ कर दूँगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो रहा, देखें कि जब मैंने दोनों ऑन किए थे तो मैंने स्विच ऑन करने पर ऐसा नहीं हुआ कि एक बंद हो गया हो, नहीं, दोनों ऑन है। और अगर मैं स्विच यहाँ पे लगाऊंगा, अगर मैं स्विच यहाँ पे लगाता हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा उससे, जब मैं स्विच ऑफ करूंगा तो देखिए दोनों ऑफ हो गए। क्यों? क्योंकि अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो गया, उनको मिल ही नहीं रहा पोटेंशियल। तो पैरेलल में पोटेंशियल उनके क्रॉस क्या था, सेम था, ठीक है, उनको एट अ टाइम पोटेंशियल मिल रहा था और दोनों ऑन हुए थे। बट यहाँ से मैंने देखें अब स्विच डिस्कनेक्ट कर दिया है तो क्या हो गया, दोनों ऑफ हो गए। तो अब अगर मैं स्विच दोबारा जोड़ूंगा यहाँ से तो क्या होगा, दोनों के दोनों ऑन हो जाएंगे, यानी फ़ैन भी मूव करने लग जाएगा और बल्ब भी ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों को पैरेलल में चीज़ों को इसलिए जोड़ते हैं ताकि दोनों को एट अ टाइम वोल्टेज मिले, और अगर हम दोनों ओपन चलाना चाहें एट अ टाइम तो दोनों चल सकें, किसी एक को बंद करना हो तो दूसरा ना बंद हो, ठीक है। इसलिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बट इसी के साथ अगर हम देखें सीरीज़ में ऐड कर देंगे, मतलब अगर मैं सीरीज़ में लगा दूंगा बल्ब को भी, ये देखिए अभी मैं क्या करके दिखाता हूँ, मैं बल्ब को और फ़ैन को सीरीज़ में लगा रहा हूँ। और अब मैंने अगर ये मैंने पोटेंशियल ड्रॉप दिया, अब अगर मैंने बल्ब ऑन करना है और मैं यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ इस जगह पे, जहाँ से मैंने मिटा दिया सर्किट, यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच अभी ओपन है, तो देखें दोनों अप्लायंसेस बंद हैं। पर सीरीज़ में ये होगा, अभी मैंने सिर्फ बल्ब ऑन करना है, फ़ैन ऑन नहीं करना, ठीक है। तो जब मैं स्विच बंद करूँगा तो ऑटोमेटिकली करंट जो फ्लो करेगा वो दोनों से करेगा। तो अब यहाँ पे फ़ैन भी ऑन हो रहा है और बल्ब भी ऑन हो रहा है, ठीक है, जबकि मुझे सिर्फ बल्ब ऑन करना था। तो सीरीज़ में अगर मैंने कोई एक चीज़ ऑन करनी है तो वो नहीं हो सकती। और इसके अलावा दूसरी रीज़न कि जब पैरेलल में लगे थे तो अगर वोल्टेज 10 वोल्ट की थी तो दोनों को 10-10 वोल्ट्स मिल रहे थे। अब ये सीरीज़ में लगे हैं तो अब मेरा बल्ब थोड़ा हल्का ग्लो करेगा, बिकॉज़ इसको कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, बल्कि पूरा का पूरा 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बाकी का 4 वोल्ट या बाकी का 6 वोल्ट जो है वो फ़ैन ले लेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इसके अक्रॉस डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि पोटेंशियल ड्रॉप सबको सेम मिले हर अप्लायंस को, और जब कोई एक चीज़ ऑफ करनी हो तो दूसरी उसके साथ, कोई एक चीज़ ऑन करनी हो तो दूसरी उसके साथ साथ ऑन ना हो, ठीक है। तो यही कुछ बात है, इस तरह की इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, इसी को देखते हुए उन्होंने न्यूमेरिक एमसीक्यूज़ दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या देते हैं ये कि टू इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस तो नहीं इंक्रीज़ होता पैरेलल में कनेक्ट करने से किसी भी दो अप्लायंसेस को। टू डिक्रीज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ भी नहीं होता, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है उनका, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू, तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। यस, तो जो पावर सोर्स को पावर सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा होता है तो उनको हमें सेम देनी पड़ती है, इसलिए हमने पैरेलल में लगाया होता है। चौथा ऑप्शन भी ज़रूर देखना है आपने, छोड़ना नहीं है, टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम करंट। नहीं, जब पैरेलल में लगाते हैं तो करंट सेम नहीं मिलता, करंट डिवाइड हो जाता है। अगर हमने सेम करंट देना होता तो हम सीरीज़ में लगाते। तो मैं अगर यूँ करूँ कि मैं इसी एमसीक्यू को चेंज कर दूँ, व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द वोल्टेज, मतलब शुड तो नहीं है बट फिर भी अगर होती तो सीरीज़ में लगाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द
सेम करंट, ठीक है, तब करंट की बात आती है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पर पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसलिए वोल्टेज सेम देने के लिए हम अप्लायंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। और दूसरा रीज़न कि जब एक वक्त में एक चीज़ चलानी हो तो सिर्फ वही चले, दूसरी ना चले, अदरवाइज सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सारी चल पड़ेंगी अगर एक स्विच ऑन करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद अपना 5वां MCQ देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF, इन दो की बात की है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम थिंग्स, ठीक है, इनका ए ऑप्शन है। सेम थिंग्स क्यों है? बिकॉज पोटेंशियल भी बेसिकली उसका यूनिट भी वोल्ट्स है, EMF का यूनिट भी वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो सर्किट में करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट ही फ्लो नहीं करता। और EMF भी बैटरी देती है तो सर्किट में करंट फ्लो करता है। तो EMF बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाली फोर्स ही है। बट वो फोर्स का मतलब वेक्टर वाली फोर्स नहीं है। फोर्स का मतलब यहाँ पे पुश वाली फोर्स है कि वो पुश करती है, यानी वो मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो फ्लो करें, ठीक है। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, बस नेम डिफरेंट है, यूनिट्स भी सेम है इनके, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि सेम थिंग्स हैं दोनों। और फ़र्क कितना है कि पोटेंशियल ड्रॉप तब बैटरी के टर्मिनल्स पे अपीयर होता है जब कोई करंट उसके अंदर से ड्रेन हो रहा होता है, यानी जब वो सर्किट में लगा होता है। और EMF तब अपीयर होता है किसी भी सोर्स के या बैटरी के अक्रॉस जब उसके में से कोई करंट ड्रेन ना हो रहा हो, यानी वो सर्किट में ना लगा हो। यानी आप किसी भी बैटरी को जब बगैर किसी सर्किट में लगाए उसके पोटेंशियल ड्रॉप चेक करेंगे वोल्ट मीटर पे, तो आपको जो चीज़ वोल्ट मीटर पे नज़र आएगी वो उसका EMF होगा। और वोल्टेज क्या होगी? जब उसको सर्किट में लगाने के बाद आप उसके टर्मिनल्स पे वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे पैरेलल में, तब जो आपको चीज़ नज़र आ रही होगी वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब करंट ड्रेन हो रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है अपीयर होता है बैटरी टर्मिनल्स पे, वो हमेशा कम होता है EMF से, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को तो हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। अच्छा, इसका ऑप्शन हो गया 5th आर द सेम टर्म्स, ठीक है, दोनों का यूनिट्स वोल्ट है इसलिए। अच्छा, दोनों सेम काम कर रही हैं। अच्छा जी, 6 में देखें, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, वी डबल दी, ऑप्शंस हैं आपके पास, करंट, पावर, रेजिस्टेंस एंड बोथ ए एंड बी। तो आप यहाँ से रीजंस देखें, रीजंस में आए, 6th का रीज़न है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग या डबल द वोल्टेज, तो आप यहाँ पे देखें वोल्टेज डबल करें इज V इक्वल टू IR में, वोल्टेज को डबल करें तो करंट भी डबल हो जाएगा बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो V को डबल करेंगे करंट तो डबल होगा, बट पावर का रिलेशन देखें P इक्वल टू VI, यहाँ पे भी वोल्टेज को डबल करें तो पावर डबल हो जाएगी बिकॉज दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A ऑप्शन करंट भी सही है, B ऑप्शन पावर भी सही है, C ऑप्शन गलत, C रेजिस्टेंस सही नहीं है, बट D ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो आपने D ऑप्शन लगाना है, बोथ ए एंड बी। कभी भी पहला MCQ का पहला ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं लगाना, अदरवाइज आप यहाँ पे अभी ए देखेंगे करंट तो आप फटाफट टिक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ जाएगा। लो जी, मेरा MCQ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो 4 के 4 ऑप्शन ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास 7th MCQ है, वो भी सिमिलर ही है कि इफ़ वी डबल द करंट एंड वोल्टेज बोथ, अगर हम वोल्टेज भी बढ़ा दें और करंट भी, तो पावर का क्या होगा? तो हमें तो पता है P इज इक्वल टू VI है। जब हम कोई P, अब हम न्यू P देखते हैं, न्यू पावर क्या होगी जब न्यू करंट और न्यू वोल्टेज आएंगे। अब न्यू करंट और न्यू वोल्टेजेस क्या है? यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो न्यू करंट है वो पुराने करंट का डबल है, VI का, I का, और जो नई वोल्टेज है V प्राइम, वो पुरानी वोल्टेज डबल है, यानी दोनों को डबल कर दिए। तो अब नई पावर क्या बनेगी? P डैश क्या बनेगी? नया करंट मल्टीप्लाई नई वोल्टेज। अब नई वोल्टेज और नया करंट क्या है? 2I 2V, दोनों डबल कर दिए। तो पावर भी क्या होगी? P डैश इज इक्वल टू 2 to the 4 VI। अब ये VI आपके पास क्या है? ये पुरानी पावर है, ठीक है, P, सिंपल P। तो हम VI की जगह P लिख सकते हैं। तो आपके पास P डैश यानी न्यू पावर क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स द प्रीवियस पावर। यानी जब आपने करंट और वोल्टेज दोनों को डबल किया तो आपके पास पावर क्या होगी? 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 7th का D ऑप्शन बनेगा, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज एंड द करंट पावर विल बी इंक्रीज 4 टाइम्स या क्वाड्रपल्स, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है 4, तो उससे निकला क्वाड्रपल्स। अच्छा जी, 7 MCQs हो गए।
अच्छा, इसके बाद आप 8th एमसीक्यू देखेंगे अपना कि 8th में आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैंप कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पियर करंट। यानी आपको करंट गिवन है, करंट आपको गिवन है 2.5 एम्पेयर्स, वोल्टेज है 12 वोल्ट्स। तो कितना आ गया आपके पास वोल्ट्स और एम्पेयर्स को मल्टीप्लाई करके P इज इक्वल टू वी आई से 30 वॉट्स। तो 30 वॉट अगर आंसर आता है P इज इक्वल टू वी आई से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पावर रेटिंग इस क्या है 30 वॉट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी 30 वॉट्स। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स देखें अपना कि आपको वो कह रहे हैं कि द कंबाइन रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ले लें, दोनों सेम है तो R लिख लें उन दोनों को। दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का सीरीज इक्विवेलेंट 8 ओहम्स है। आपको पता है स्टूडेंट्स सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंसेज ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 होगा ना। ठीक है, तो जब दोनों R1 R2 दोनों सेम है तो दोनों को R लिख सकते हैं आप। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 2R आ जाएगा। ठीक है, 2R आ गया। अब ये 2R किसके बराबर है, सीरीज इक्विवेलेंट के। जब अपने यहाँ से R निकालना है तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट सीरीज डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 को दोनों से डिवाइड कर दें। जब 2 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट सीरीज कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें R इक्विवेलेंट सीरीज की अपनी वैल्यू पुट की 8 ओम्स, इसको 2 को उधर ले जाके डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2 4 ओम्स। तो रेजिस्टेंस कितने आ गए आपके पास, दोनों R1 R2 4 ओम्स आ गए। ठीक है, तो अब देखें आपने करना क्या है, वो पूछने बताएं सीरीज में इनका रेजिस्टेंस दोनों का वो 8 ओम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, तो बताएं पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम्स के हैं तो आप 4 ओम्स रेजिस्टेंस की वैल्यू लें और दोनों को पैरेलल वाले फार्मूला में पुट करके देखें। ठीक है, R इक्विवेलेंट पैरेलल आप निकालें 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल। यहाँ से आप R1 R2 की जगह R पुट कर दें, दोनों सेम है क्योंकि, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे R, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू 2/R। अब आपके पास R क्या है 4 ओम्स, अभी आपने फाइंड किया। जब 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा कटिंग होके। अब ये किसके इक्वल है 1/2 आपके पास, 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल के। तो यहाँ से जब दोनों साइड पे आप इन्वर्टेंडो लगाएंगे तो R इक्विवेलेंट पैरेलल क्या आ जाएगा 2 ओम्स। ठीक है, तो देखें ये बात ज़बानी भी आपको पता होनी चाहिए थी कि दो रेजिस्टर्स अगर 4 ओम्स के हैं उनको सीरीज़ में लगाएं तो 8 ओम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। तो दो ही रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में लगाएं तो हाफ हो जाता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से सीरीज पैरेलल अच्छे से पढ़ा था तो उन्होंने तो ज़बानी ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, इतना लंबा सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। एनीवेज एमसीक्यूज़ को दोबारा से एक नज़र देखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और कुछ समझ ना आए तो पूछ लें। नेक्स्ट इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।